नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज आपको रोज शाम को 8 बजे मिलती है, रात को 8 बजे, ठीक है ना। तो उस क्लास के बारे में हम बात करने वाले हैं, राजस्थान अध्ययन की। इस क्लास के दौरान जो है हमने क्लास 6 से लेकर 9th तक जो है पूरी पूरी क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में जो है मैं क्लासें दे चुका हूँ, क्लास 6 से लेकर 9th तक की बुक्स के, ठीक है। और अब हम जो है बात करने वाले हैं, आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के अध्याय नंबर फर्स्ट के बारे में। तो क्लास 10th जो है आज से हमारी शुरू हो रही है। ये देखिए, क्लास 10th जो है ये वाली बुक्स है, ये बुक्स जो है हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो सारी सारी जो है वीडियो आपने अगर पहले क्लास 6 से लेकर 9 तक के अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी प्लेलिस्ट के लिंक है। आप जो है जाइए वहां पर और सारे सारे लिंक पर क्लिक करके आप वहां से जो है ये सारे सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सारी क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि राजस्थान का चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें जो है ये काफ़ी मैटर करता है कि राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स चलती है, राजस्थान की जो अध्ययन की बुक चलती है क्लास 6 से लेकर 12 तक, उन सब का जो ये मैटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर रखता है राजस्थान का चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें, ठीक है ना। तो उसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है क्लास 6 से लेकर 9 तक पूरे बैच जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्लास 9th को शुरुआत करने जा रहे हैं आज, जिसमें हम आज बात करेंगे अध्याय नंबर फर्स्ट के बारे में। क्लास 10th के अध्याय नंबर फर्स्ट के बारे में, राजस्थान का इतिहास एक परिचय, टॉपिक का नाम है राजस्थान का इतिहास, जिसका एक छोटा सा परिचय दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके हम पार्ट फर्स्ट के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा पूरा वीडियो जो क्लास है, ये वीडियो है, ये क्लास है जो है, आप पूरा पूरा मेरे साथ बने रहिएगा और पूरी पूरी क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले वो बता दूं कि देखिए कौन सी बुक है। तो राजस्थान अध्ययन की जो क्लास 10th की ये बुक है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति नाम से बुक है। ये बुक क्लास 10th के अंतर्गत चलती है। उस बुक से जो है हमने पूरा निचोड़ निकाल के जो है ना, एक एक लाइन से क्वेश्चन जितने बन सकते थे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, वो सारे सारे मैंने इस वीडियो में बना दिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। देखिए टोटल जो है इसमें कितने टॉपिक है, तो देखिएगा इसमें टोटल जो है ये सारे सारे टॉपिक दे रखे हैं। इन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है हम बात कर रहे हैं आज अध्याय नंबर फर्स्ट के बारे में कि राजस्थान का इतिहास एक परिचय, ठीक है ना। इस टॉपिक से, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है इसमें, ठीक है ना, तो उसको हम अलग अलग पार्ट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो आज इसका जो है फर्स्ट पार्ट जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, कौन सा पार्ट नंबर फर्स्ट जो है आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पूरा क्लास जो है आप जरूर देखना और एक बार जो है फटाफट इस क्लास को सभी जो है शेयर कर लो अपने सभी मित्रों को, और इस क्लास को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक से जो है हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन से ही जो है हम अच्छे अच्छी क्लास जो है आपके लिए अवेलेबल करवा पाता है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, 1800 में, सन 1800 में सर्वप्रथम किसने वर्तमान राजस्थान के भूभाग के लिए राजस्थान राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसको याद रखना कि 1800 ईस्वी के अंतर्गत सबसे पहले राजस्थान, जो अभी वर्तमान राजस्थान भूभाग है, उसका राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, ठीक है ना। तो यह जो है वो प्रयोग किया गया था भाई किसके द्वारा, जॉर्ज थॉमस के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि 1829 में एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक के में किसने वर्तमान राजस्थान प्रदेश के लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी पूछा गया है एग्जाम में। तो याद रखना 1829 के अंतर्गत एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान नाम से एक पुस्तक है, और ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक जो है वो है कर्नल जेम्स टॉड की। किसकी है भाई, कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक है। और इस पुस्तक के अंतर्गत कर्नल जेम्स टॉड ने ही जो है राजस्थान प्रदेश के लिए, वर्तमान राजस्थान जो प्रदेश है उसके लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि वर्तमान राजस्थान प्रदेश के लिए सर्वसम्मति से राजस्थान नाम कब रखा गया। देखिए वर्तमान राजस्थान जो प्रदेश है उसके लिए सब सर्वसम्मति से राजस्थान नाम जो है कब रखा गया था, यह भी काफी अच्छा फैक्ट है। तो कब जो है राजस्थान नाम स्वीकार किया गया था, तो यह जो है वह स्वीकार किया गया था भाई 30 मार्च 1949 को। कब, 30 मार्च 1949 को यह स्वीकार किया गया था, जब वृहत राजस्थान का गठन किया गया था। किसका, वृहत राजस्थान का, ठीक है, गठन किया गया था। और ये राजस्थान के जो चरण थे ना, चौथा चरण था ये, ठीक है, राजस्थान एकीकरण का फोर्थ चरण था ये। इस चरण के माध्यम से जो है उसी दिन से जो है 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का गठन हुआ था। और उसी दौरान, उसी समय से जो है 30 मार्च, इसीलिए जो है 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। याद रखना, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 30 मार्च को जो है राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भाई, राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में
कि मरुवार मारवाड़ का क्षेत्र वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है। देखिए पुराने समय में जो है जिस क्षेत्र को मरु या फिर मरुवार या मारवाड़ कहा जाता था, वर्तमान में उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो है जोधपुर के नाम से जाना जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन जांगल प्रदेश में वर्तमान के कौन से जिले शामिल है। प्राचीन समय के अंतर्गत जिसे जांगल प्रदेश कहा जाता था ना, उसको वर्तमान में कौन से जिले उसमें शामिल है, तो इसमें वर्तमान में जो है बीकानेर और नागौर शामिल है। क्या शामिल है भाई, बीकानेर और नागौर जो है वह शामिल है। और याद रखना नागौर जो है उसको अहिछत्रपुर कहा जाता था। क्या, अहिछत्रपुर, जो कि जांगल प्रदेश की राजधानी थी। क्या थी ये, जांगल प्रदेश की राजधानी थी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखना, काफी अच्छा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि वर्तमान जयपुर, अलवर और भरतपुर किस प्राचीन क्षेत्र में शामिल थे। वर्तमान के अंतर्गत जो जयपुर, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है वह किस प्राचीन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल थे, तो वह जो है शामिल थे किसके अंतर्गत भाई, मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत। किसमें, मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल थे, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, मही नदी के किनारे पर प्रतापगढ़ का जो भूभाग है उसे किस नाम से जाना जाता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखना कि मही नदी के किनारे किनारे पर जो प्रतापगढ़ का भूभाग है ना, मतलब यूं समझ लो आपकी प्रतापगढ़ में मही नदी के किनारे जो भूभाग है, कहां पर, प्रतापगढ़ के अंतर्गत मही नदी के किनारे जो भूभाग है, उस भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कांठल कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, कांठल कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि उपरमाल का क्षेत्र स्थित है, उपरमाल का क्षेत्र जो है वह किसके बीच में स्थित है या कहां पर जो है स्थित है, तो उपरमाल का क्षेत्र जो है वह स्थित है भाई भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में। कहां पर, भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना भैंसरोडगढ़ जो है वो कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां भाई, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। और बिजोलिया जो है वो कहाँ है, तो बिजोलिया जो है वो भीलवाड़ा के अंतर्गत है। कहाँ पर है भाई, भीलवाड़ा के अंतर्गत है। तो कभी कभी जो है क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उपरमाल का क्षेत्र स्थित है कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच में। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, याद रखना। जरूरी नहीं कि वहां पर जो है आपको यही ऑप्शन मिल जाए कि भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया, ठीक है ना, तो उसकी जगह पर ये भी मिल सकता है कि चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा हमारा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि चप्पन का मैदान स्थित है। चप्पन का मैदान जो है वह कहाँ पर स्थित है, भैंसरोडगढ़, बिजोलिया, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कुंभलगढ़, गोगुंदा या कोटा या बुद्धि। तो चप्पन का जो मैदान है वह स्थित है भाई प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। कहाँ पर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और याद रखना चप्पन का मैदान इसको इसलिए कहता है क्योंकि यहाँ पर जो है लगभग 56 नदी नालों का समूह है। किसका, नदी नालों का समूह होने की वजह से जो है इसको क्या कहा जाता है, चप्पन का मैदान कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में चप्पन का मैदान। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, उदयपुर के आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है। उदयपुर के आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है भाई उसे कहा जाता है क्या, गिरवा का क्षेत्र। क्या कहते हैं, ये पूरा का पूरा जो है पहाड़ी इलाका है और इसको गिरवा के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, या फिर शॉर्ट में कहूँ तो इसको गिरवा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, तो याद रखना क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है, मतलब जो मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है या क्वेश्चन से ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, तो कैसे भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आपको बस दोनों ही याद रखने, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों जो है याद रखने। बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा कि उदयपुर के आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे गिरवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। अब देखिए कौन सा जो है यहाँ पर सही सुमेलित है, तो ध्यान से देखना कि मांड और वल्ल जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होते हैं शब्द, ये जैसलमेर के पुराने नाम थे। फिर नेक्स्ट है कि वागड़ शब्द जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिए प्रयुक्त है, ये भी करेक्ट है। फिर हाड़ौती शब्द जो है कोटा बूंदी के लिए प्रयुक्त होता था पुराने समय में, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इतिहास काल विभाजन संबंधित सही सुमेलित है। देखिए इतिहास का जो काल विभाजन किया गया उससे संबंधित आपको कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कि पाक युग जो है, पाक युग जो है, प्राक युग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, प्राक युग कहते हैं। ठीक है, याद रखना ये ऐसे प्राक युग है। ये प्राक युग जो है उसमें क्या है, देखो सृष्टि के आरंभ से लेकर हड़प्पा के पूर्व तक, मतलब ये कहता है कि प्राग युग कब से कब तक था, तो सृष्टि के आरंभ से लेकर हड़प्पा के पूर्व तक था, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। फिर नेक्स्ट है कि आद्य युग जो था वो कब से कब तक था, तो आद्य युग हड़प्पा से लेकर 600 ईसा पूर्व, मतलब हड़प्पा के आरंभ से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था, ये भी करेक्ट है। फिर ऐतिहासिक युग आता है तो वह 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक है, ये भी करेक्ट है। तो इतिहास का काल विभाजित इन 3 रूप में किया गया है, पाक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। याद रखना उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। अब यहाँ पर जो है सत्य कथन बताना है, क्या होगा सत्य कथन, ध्यान से देखना। ये पाक युग जो था ना इसके अंतर्गत जो है ये प्राक युग है, मैंने आपको बताया था, याद रखना ये प्राक युग है, इस प्रकार से लिखा हो प्राक युग। ठीक है, थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है, देख लेना, कोई बात नहीं। प्राक युग जो है उसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे, ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि प्राक युग जो था काल विभाजन किया गया था उसमें
प्राक युग जो है उसमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त नहीं हुए थे, ठीक है, तो ये भी करेक्ट बात है। फिर नेक्स्ट है कि आद्य युग था, उसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हो गए लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता, मतलब पढ़ने वाला कोई नहीं था, मतलब उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी कि कौन सा वर्ड जो है वो क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक युग जो था उसमें सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए, मतलब ये ऐतिहासिक युग ऐसा आया जिसके अंदर जो है सुपठित लिखित साक्ष्य, मतलब कि जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उनको पढ़ा गया, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है बिल्कुल मैच करेक्ट है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या थी। देखिए प्राचीन मत्स्य प्रदेश जो था ना उसकी राजधानी क्या थी, तो मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी भाई विराटनगर। क्या थी, विराटनगर। याद रखना यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, विराटनगर। और याद रखना विराटनगर का वर्तमान नाम क्या है भाई, तो इसका जो है वर्तमान नाम है बैराट, और ये कहाँ पर है, तो ये है जयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर है, जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। तो याद रखना बैराट सभ्यता के बारे में नाम तो सुना होगा, बैराट सभ्यता के बारे में बहुत पढ़ते हैं हम बैराट सभ्यता के बारे में, तो बैराट सभ्यता का हो या विराटनगर को, दोनों एक ही बात है, कहाँ पर है, जयपुर के अंतर्गत, वर्तमान में जयपुर के अंतर्गत है, वर्तमान नाम इसका बैराट, ठीक है। और याद रखना यहाँ से जो है अपने क्या कहते हैं अशोक के भाभरू शिलालेख के अवशेष भी मिले थे, ये भी पॉइंट याद रखना बैराट सभ्यता से, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ पे, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखो, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन जिलों का भाग प्राचीन समय में शूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। देखिए याद रखना कौन से जो जिले हैं जिनका भाग शूरसेन नामक राज्य के अंतर्गत आता था, जिनका उल्लेख जो है हमें महाभारत में भी मिलता है। तो क्या रहेगा करेक्ट आंसर इसका, 16 का जो है करेक्ट आंसर रहेगा भाई भरतपुर, धौलपुर और करौली। क्या रहेगा, भरतपुर, धौलपुर और करौली जो इलाके हैं यहाँ पर इसका जो है शूरसेन नामक राज्य के अंतर्गत भाग आता है, तो बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम कहां से पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार यानी हैंड एक्स खोजी थी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी जो है लेटेस्ट सीईटी के एग्जाम में आया था ये, तो याद रखना काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है बनने लायक रहे हैं पीछे अब, ठीक है। तो 1870 के अंतर्गत जो है C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम कहां से पत्थर से बनी हुई पाषाणकालीन हस्त कुठार हैंड एग्स की जो है खोजी थी, तो यह इन्होंने प्राप्त की थी कहां से, जयपुर और इंद्रगढ़ से। कहां से, जयपुर व इंद्रगढ़ से। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के उद्भव का काल यानी कि पाषाण काल को बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया और किस प्रकार से बांटा गया, ध्यान से देखना कि मानव सभ्यता का उद्भव काल कौन सा है, तो वह जो है पाषाण काल से नाम से जाना जाता है, और इसे जो है कितने भागों में डिवाइड किया गया। देखो इसको डिवाइड किया गया पूर्व पाषाण काल में, फिर मध्य पाषाण काल में और उत्तर पाषाण काल में, तो उपयुक्त सभी जो है वो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटनकार ने झालावाड़ से किस काल के उपकरण खोजे थे। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सैटनकार नामक जो व्यक्ति थे इन्होंने झालावाड़ से, कहाँ से, याद रखना ये झालावाड़ नाम भी याद रखना, कहाँ से खोजे थे इन्होंने, झालावाड़ से कौन से काल के उपकरण खोजे थे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19 का जो है करेक्ट आंसर रहेगा पूर्व पाषाण काल। क्या रहेगा भाई, पूर्व पाषाण काल के उपकरण इन्होंने खोज निकाले थे। तो क्वेश्चन जो है कि ऐसे भी बन सकता है कि सैटनकार ने पूर्व पाषाण काल के उपकरण राजस्थान के कौन से जिले से खोज निकाले थे, तो झालावाड़ से निकाले थे। याद रखना क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, याद रखना चारों तरफ से आपको याद रखना है, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कौन सी नदी के किनारे पूर्व पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं या प्राप्त हुए, तो वह देखिए चंबल पर भी मिले हैं और बनास पर भी मिले, तो उपयुक्त यानी कि ए और बी जो दोनों हमारा आंसर करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, कौन सा, सी ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर से पूर्व पाषाण कालीन उपकरणों की खोज करने का श्रेय किसे जाता है। याद रखना, अब देखिए झालावाड़ से किसने निकाला था, तो सैटनकार ने, ठीक है ना। अब आता है जालोर से जो है पूर्व पाषाण कालीन उपकरण जो है वो किसने खोज निकाले थे, कहां से, जालोर से पूर्व पाषाण कालीन उपकरण किसने खोज निकाले थे, तो यह भाई निकाले थे किसके द्वारा, ये निकाले थे बी आलछिन ने। किसने, बी आलछिन ने जो है यहाँ से खोज की थी, तो सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। देखो इसमें एक फैक्ट याद रखना, सबसे पहले जो है आता है एक हैकेट नाम आता है, मैंने आपको बताया था अभी, है ना, हैकेट। हैकेट ने कहाँ से खोज निकाले थे भाई, तो इन्होंने निकाले थे जयपुर और इंद्रगढ़ से। कहाँ से, जयपुर और इंद्रगढ़ से, ठीक है, पहला बात। दूसरी चीज आता है सैटनकार। क्या था भाई, सैटनकार। सैटनकार ने कहाँ से निकाले थे, तो इन्होंने जो है खोज निकाले थे कहाँ से, झालावाड़ से। ये सब कहाँ से, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, पूर्व पाषाण कालीन उपकरण के बारे में, ठीक है। ये सब हैकेट भी पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, सैटनकार भी हैं, और बी आलसिन जो है, बी आलसिन जो है ये भी पूर्व पाषाण काल से संबंधित। तो याद रखना हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से खोज निकाले थे, और सैटनकार जो है इन्होंने उपकरण निकालते कहाँ से, झालावाड़ से, और बी आलसिन जो है इन्होंने कहाँ से खोज निकालते भाई, जालोर से, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस काल के पत्थर के बने उपकरणों को माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण उपकरण कहा गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, इसका जो है सही आंसर रहेगा मध्य पाषाण काल। क्या रहेगा भाई, मध्य पाषाण काल के जो उपकरण मिले हैं ना उनको माइक्रोलिथ कहा गया। क्या कहा गया, माइक्रोलिथ उपकरण या लघु पाषाण उपकरण कहा गया, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के
तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? देखो कहाँ से, भीलवाड़ा के अंदर के जो बागोर सभ्यता है वहां से, और मारवाड़ की जो तिलवाड़ा है वहां से, इन दोनों जगह से जो उपकरण मिले हैं वो कौन से काल से संबंधित हैं? तो यह जो उपकरण है वह संबंधित है भाई नवपाषाण काल से। किससे? नवपाषाण काल से संबंधित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है राजस्थान में ताम्र एवं तांबा कांस्य कालीन अवशेषों के बारे में सत्य कथन बताइए। देखिए राजस्थान के अंदर के जो ताम्र और तांबा कांस्य कालीन अवशेष मिले हैं उनके बारे में सत्य कथन बताना कि कहाँ कहाँ से मिले हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, कुराड़ा जो है वो नागौर के अंतर्गत है, बिल्कुल सही है। साबनिया व पुगल जो है वो बीकानेर में, बिल्कुल करेक्ट है। फिर कोल महोली जो है वो सवाई माधोपुर में, ये भी करेक्ट है। तो उपयुक्त सभी यहाँ जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा था एक बार फिर से सुन लेना कि राजस्थान में ताम्र व तांबा कांस्यकालीन अवशेष के बारे में सत्य कथन बताना है। ठीक है ना, कि ये जो है तांबा या ताम्र कांस्यकालीन अवशेष जो है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो कुराड़ा से प्राप्त हुए। कुराड़ा कहाँ है? नागौर के अंतर्गत। ठीक है, कुराड़ा एक सभ्यता है। ठीक है, फिर साबनिया व मुगल सभ्यता कहाँ है? बीकानेर के अंतर्गत। यहाँ से भी जो है हमें कांस्य और तो ये तांबा कांस्यकालीन अवशेष ही मिले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कोल महोली जो है वो कहाँ? सवाई माधोपुर के अंदर। तो तीन ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है राजस्थान में ये भी जो है तांबा या कांस्यकालीन जो है तांबा या ताम्र कांस्यकालीन जो उपकरण उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें देखो नंदलालपुरा जयपुर में, ये भी करेक्ट है। कीराडोद और चित्तवाड़ी जयपुर में, ये भी करेक्ट है। पिंड पांडलिया चित्तौड़ में, ये भी करेक्ट है। ये सब के सब जो है कांस्य तांबा कांस्यकालीन से संबंधित है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा इसका भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी तांबा या ताम्रकालीन अवशेषों के बारे में पता करना है। तो इसमें गणेश्वर शिखर के अंतर्गत, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, आहड़ और जाडोल जो है वो उदयपुर के अंतर्गत। तो उपयुक्त सभी, इसका भी आंसर जो है हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसमें भी ताम्र और तांबा कांस्यकालीन अवशेष के बारे में बताना है। तो बूढ़ा पुष्कर जो है वो अजमेर में, एलाना झालोर में, महाल भरतपुर में। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता का संबंध लोह युगीन सभ्यता से है? निम्नलिखित में से किस सभ्यता का संबंध, मतलब कौन सी सभ्यता का संबंध जो है लो युगीन सभ्यता? देखो इससे पहले जो हमने ये बात की थी ना यहाँ पर, ये सब किससे संबंधित है? ताम्र या तांबा कांस्यकालीन सभ्यता से। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है कि लोह युगीन सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल है? लोह युगीन सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल है? तो देखो एक तो कुराड़ा नागौर, ये किससे था? ये किससे संबंधित था? लोह युगीन सभ्यता से था क्या? क्वेश्चन पूछा गया है भाई निम्नलिखित में से किस सभ्यता का संबंध लोह युगीन सभ्यता से है? फिर नेक्स्ट, नौ भरतपुर, जोधपुर, ये जोधपुरा जयपुर। तो इसका कट आंसर क्या रहेगा? इसका कट आंसर जो है यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पे जो बी और सी जो है वो ऑप्शन दोनों करेक्ट है। ठीक है, बी और सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बी और सी दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, इतिहास से देखना, बी और सी बिल्कुल करेक्ट है। नौ भरतपुर और जोधपुरा जयपुर। ये कुरड़ा जो है नागौर, ये कौन सी थी? अभी हमने देखा, देखो यहाँ पर कुरड़ा नागौर यहाँ पे आई थी हमारे सामने, ये देखिए आई थी। ये कौन सी थी भाई? ये थी तांबाकालीन। ठीक है ना, तो ये तांबाकालीन थी ना, तो फिर वो वहां से नहीं रहेगी लोहे के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो है कौन सी रहेगी? नोह भरतपुर और जो ये जोधपुरा जयपुर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं? तो ये महत्वपूर्ण है कि देखिएगा, एक बार वापस देखना क्वेश्चन को, कि लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा को निर्धारित करते हैं कहाँ से प्राप्त उपकरण? ठीक है ना, तो यह जो है वो निर्धारित करते हैं भाई कहाँ से? नौह भरतपुर से जो प्राप्त उपकरण हुए वह ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से लोहे को गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कौन सी सभ्यता से मिले भाई लोह गलाने की भट्टियां और अवशेष, ये जो अस्त्र शस्त्र और उपकरण बनाने के कारखाने के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो यह जो है वह हमें प्राप्त हुए ए और बी दोनों, यानी कि यूं समझ लो आपकी चुनारी और जोधपुर दोनों से प्राप्त हुए। जोधपुरा, ठीक है, चुनारी झुंझुनू के अंतर्गत है, याद रखना चुनारी कहाँ है? झुंझुनू के अंतर्गत है, और झुंझुनू के अंतर्गत। ठीक है, और जोधपुरा जो है वो कहाँ है? जयपुर के अंतर्गत है। तो इन दोनों से प्राप्त हुए, तो ए और बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लौह सामग्री की प्रचुरता के कारण राजस्थान के किस सभ्यता स्थल को प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहते हैं? तो प्राचीन राजस्थान का टाटानगर किसे कहते हैं? रेड टोंक को कहा जाता है। किसे भाई? रेड टोंक को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड संस्कृति, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पेंटेड ग्रेवेयर जो है PWG के अवशेष प्राप्त हुए? तो PWG के अवशेष जो है हमें कहाँ से प्राप्त हुए? तो एक तो देखो विराटनगर और जोधपुरा जयपुर, इन दोनों से प्राप्त हुए। ठीक है, फिर और जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो और देख लो यहाँ पे किससे प्राप्त हुए भाई?
तो सोनारी झुंझुनू से भी प्राप्त हुए, 9 भरतपुर से प्राप्त हुए। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो मित्रों इसी के साथ इस क्लास में हम इतने ही बात करेंगे। बाकी के जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड में। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने का आपका धन्यवाद। इस वीडियो को जो है फटाफट शेयर कर लीजिएगा अपने सभी मित्रों को, वीडियो को लाइक कमेंट भी जरूर करना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ जो है आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, बने रहिए मेरे पास, बने रहिएगा मेरे साथ जो है इस चैनल पर, आप जो है क्लास को देखते रहिएगा रेगुलर, आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित